मैं कमिंग सर। कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए बिना व्यक्तिगत पहचान उजागर किए। सर मैं चूरू जिले के जालियाबड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ। सर मेरी प्राइमरी एजुकेशन चूरू से ही हुई और सर मेरी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन झुंझुनू एकेडमी झुंझुनू से हुई। सर इसके बाद मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में बीटेक किया है। उसके बाद सर मैंने लगभग 2 साल तक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब किया है और उसके बाद मैं सर फुल इसके आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। आरएस की तैयारी करने के लिए नौकरी छोड़ना जरूरी है? सर मेरे को उसमें इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था फुल फ्लेज तैयारी कर सके, इसलिए मैंने छोड़ा। पर सॉफ्टवेयर खुद अपना आप में एक लुक्रेटिव कैरियर है। इसमें तो लोग इतने आगे जा रहे हैं, इतना इंटरेस्टिंग फील्ड है, यस इतने सर, उसमें डेफिनेटली जो है है सर। डायनेमिक यस अप्रोच है। फिर आप उससे यहाँ एक नीरस क्षेत्र में क्यों आना चाह रहे सर, मेरा इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में था ज़्यादा। हैं? तो सर मैंने जॉब सिक्योर मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए थोड़ा मैं 2-3 साल के लिए प्रिपेयर करने को मेरे को टाइम मिले तो मैं अगर मैं जॉब करूंगा तो मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन किया। और उसके बाद मैंने जब टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने सोचा कि आरएस की वैकेंसी भी आ गई है, मैं फुल फ्लेज तैयारी करूँ, इसलिए मैंने जॉब छोड़ा। 4 साल हो गए, आप अपने आप को कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं सर बिना मैं जॉब के? वर्क फ्रॉम होम कर लेता हूँ सर, कुछ प्रोजेक्ट्स पे दोस्तों के साथ मिलके। और सर अभी मेरा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी ज्वाइनिंग होने वाला है। ठीक है। सॉफ्टवेयर में किस तरह के सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया हुआ है? सर मैं बेसिकली परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग डोमेन में काम करता था, जिसमें 3-4 लोगों की टीम थी। और क्लाइंट के डिफरेंट एप्लीकेशंस पे उनकी परफॉर्मेंस जो प्रोएक्टिव एक अप्रोच है, जिसमें कि मॉड्यूल डेवलप होने से पहले ही उनके सारे कोड्स में और सिस्टम में सर्वर्स में क्या इश्यूज आ रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके उसकी एक रिपोर्टिंग करनी होती है, ताकि बाद में डेवलपमेंट फेज में उसमें कोई इश्यू ना आए। अभी हाल ही में डेटा प्रोटेक्शन बिल ये काफी चर्चा में रहा है। जी सर। डेटा को इतने प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है? सर डेटा बेसिकली बहुत सारे इंडिविजुअल का प्राइवेट डेटा भी है, अगर वो गलत हाथ में जाएगा तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। अगर किसी इंडिया के एनिमी कंट्रीज के पास चला जाए या जिससे कि कोई साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट भी जनरेट हो सकता है। कैसे सिक्योर किया जाता है डेटा को? सर डेटा को अगर सिक्योर करना है तो अगर सेंसिटिव डेटा है तो उसको, जैसे इंडिया का सेंसिटिव डेटा है तो उसको इंडिया में ही लोकलाइज कर दो, दूसरी कंट्री में जा ही ना पाए। और जो कंपनीज के पास जो डेटा है उन पे कुछ ऐसे रेगुलेशंस, रूल्स एंड लॉज बना दो कि वो डेटा अगर लीक होता है तो उस पर बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगे, ताकि वो बाद में ऐसे काम करने से बचे। एंड टू एंड एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है? सर जिसमें कि डेटा, जैसे कस्टमर ने डेटा डाला तो वो जो सर्वर में जाएगा, जिस भी कंपनी के पास वो डेटा जाएगा तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, तो वो भी उसको देख नहीं पाएगा सर। आप इंटरनेशनल इश्यूज पे भी अपनी नज़र रखते हैं? जी सर। हाल ही में 2-3 कोई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बताइए जो हमें भारत को भी उस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सर अभी G20 चल रहा है इंडिया में, हाँ। इंडिया की मेजबानी में। और अभी ब्रिक्स समिट हुआ और उससे पहले एससीओ का समिट भी न्यू दिल्ली में हुआ था। ब्रिक्स की आपने बात करी है। ब्रिक्स में अब सदस्य देशों की संख्या का क्या होगा, बढ़ेंगे या घटेंगे? अभी सर 6 देशों की संख्या इसमें इंक्रीज कर दी गई है। 1 जनवरी 2024 से इसमें बढ़ के 5 से 11 हो जाएंगे। कौन कौन नए सदस्य कौन कौन बनेंगे? सर इसमें साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना है और अफ्रीका से इथोपिया और इजिप्ट है और वेस्ट एशिया से सऊदी अरेबिया, यूएई। ठीक है, थैंक यू सर। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना? जी सर। ये कि सिस्टम इंजीनियर? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नहीं, सिस्टम इंजीनियर क्या होता है? सिस्टम एनालिस्ट का काम करता है, जैसे एक सिस्टम में हार्डवेयर और सर्वर्स के बारे में कॉन्फ़िगरेशन को देखना और उसमें जितने भी टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी और उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मैनेज। बिग डाटा ये क्या है? बिग डेटा सर एक ऐसा डेटा जो हमारा ट्रेडिशनल डेटा उससे साइज में बहुत बड़ा हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो उसका, उसको प्रोसेस करना जो अभी जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं उनके साथ करना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए बड़े सर्वर्स चाहिए और बड़े डेटा एनालिसिस के मॉड्यूल्स चाहिए, बड़े टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको हम बिग डेटा बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या सर्च करते हैं वो एक बिग डेटा है। डेटा माइनिंग? डेटा माइनिंग उस डेटा को यूज़ करके उससे कुछ इंफॉर्मेशंस निकालना। डेटा इकोनॉमिक्स? डेटा इकोनॉमिक्स उस डेटा को इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको यूज़ कर पाएँ या डेटा के स्टोरेज में अगर कोई एफिशिएंटली उसको स्टोर कर पाएँ तो हो सकता है, शायद कंफर्म नहीं है सर। अच्छा, सर्वर? सर्वर सर एक कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं
जो अलग अलग कंप्यूटर्स को जो उस नेटवर्क में होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे एक वेबसाइट है जिसके पीछे .com लगता है, एक के पीछे .co.in, एक के पीछे .org, क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, डॉट कॉम मेनली कॉमर्शियल जो साइट होती है उनके लिए होता है। .org कोई संगठन के लिए हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है या फिर कोई साइंटिफिक या कोई भी isro.org है। .co.in .in तो सर इंडिया के डोमेन के लिए है। इंडिया में अगर कोई कॉमर्शियल कंपनी है तो शायद उसके लिए। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ रहे हैं, रायपुर है ना, जी सर। मुंबई भी रहे जी सर। और चूरू से हैं, यस तीनों में क्या डिफरेंस पाते हैं आप? सर, तीनों में कल्चर का भी डिफरेंस है और जो वहाँ पे जो प्रोफेशन है उसका भी काफी डिफरेंस है। क्या समाज में क्या डिफरेंस पाते हैं और कल्चर में क्या डिफरेंस? सर कल्चर में जैसे चूरू का तो मेनली पुरुष ही जॉब करते हैं, महिलाएं मेनली घर का काम करते हैं। जैसे रायपुर में मैंने देखा कि महिलाएं भी वहाँ पे सिटीज के अंदर बहुत सारे काम में इन्वॉल्व रहती हैं और उनका जो कल्चर है उनकी भाषा छत्तीसगढ़िया भाषा है और उनका जो ट्रेडिशनल अटायर है उसमें भी ट्राइबल कल्चर का थोड़ा इन्फ्लुएंस आता है और मुंबई में ज़्यादातर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। समाज में? समाज में सर वही है सर, वेस्टर्न। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में आपने 2 साल काम किया है ना, यस सर। क्या अच्छा पाते हो आप प्राइवेट कंपनी में जो गवर्नमेंट को सीखना चाहिए, और क्या प्राइवेट कंपनी ऐसी हो रही है? सर प्राइवेट मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, तो वो कम बजट में कम रिसोर्सेस में मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं, तो उनका एफिशिएंसी गवर्नमेंट की बजाय मैं सोचता हूँ कि अच्छा रहता है। तो जितने भी उनको रिसोर्स रहते हैं उनका ऑप्टिमम यूज करना और वो क्लाइंट को एक तरह से भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसके अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। तो उससे अगर हम सीख के गवर्नमेंट में भी अगर हम अपने पब्लिक को एक क्लाइंट की तरह ट्रीट करके उसके अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन के लिए अगर काम करें। इसके अलावा वर्किंग एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस रहता है? वर्किंग एनवायरनमेंट सर थोड़ा सा रेगुलेटेड रहता है, वहाँ पे रेट टेपिज्म गवर्नमेंट की तरह नहीं होता है, फाइल क्लियरेंस वगैरह टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहती है। यहाँ पे गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो लेयर बाय लेयर फाइल्स प्रोसेसिंग में भी काफी टाइम लग जाता है, वो एक इश्यू सोल्व करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जैसे इंजीनियर है, आईआईटी में पढ़ने के बाद, कई अच्छे अच्छे एमएनसीज में काम करने के बाद वो उन सेक्टर्स को छोड़ रहे हैं और सरकारी सेवाओं में छोटी जॉबों के लिए भी इतने लालायित रहते हैं, ऐसा क्या कारण है? सर सबका अलग अलग मैं मानता हूँ कि इंटरेस्ट हो सकता है। काफी सारे इंजीनियर्स प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं और कुछ फॉरेन में भी सेटल होकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ का इंटरेस्ट हो सकता है सिविल सर्विसेज में, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की। आपकी ऐसी क्या बाध्यता रही कि आपने एनआईटी जैसे उच्च प्रतिष्ठित स्थान से बीटेक करने के बाद आप जैसे बीसीए वैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी ज्वाइन? सर मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया था, उसके बाद मैंने तैयारी करी, तो सर अभी प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मेरे को लगा कि अगर मैं घर के पास में रह के अगर जॉब कर लेता हूँ 4-5 घंटे, इतना टाइम देना पड़ता है उसमें, तो मैं अपनी तैयारी भी कंटिन्यू कर पाऊंगा और एक जो जॉबलेस रहने का एक प्रेशर आता है वो उसको भी बेटर तरीके से हैंडल कर पाऊंगा। आप क्या अपने और किसी मित्र को या परिवार के किसी सदस्य को इंजीनियरिंग करने की सलाह देंगे? अगर सर उसका इंटरेस्ट होगा मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में। इंटरेस्ट तो आपका भी, मतलब आपको लेट पता चला कि आपका भी इंटरेस्ट नहीं था। हाँ सर, 11th-12th में ऐसा होता है कि मेनली तो साइंस। अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या सलाह देंगे जिससे बाद में वो इंजीनियरिंग करने के बाद में उसको अपना इंटरेस्ट पता चले और फिर वो इतनी ट्रेंड इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ और काम करे? क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल मैं इंजीनियरिंग की सलाह देना चाहूंगा। अगर उसका मैथ में एप्टीट्यूड में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग के बाद सर बहुत सारे जॉब्स के लिए आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं। एक ग्रेजुएशन डिग्री होता है जिससे एक इंजीनियरिंग में एक रेशनल थिंकिंग और रीजनिंग की कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी हो बिल्कुल, जाती है। आरएस भी आपके लिए वैसा ही रहेगा अभी आप, क्योंकि आरएस आपको बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। कल कुछ जॉब में आने के बाद आपको इसकी कमियां पता चली तो फिर आपको लगेगा कि तब भी मैं कम समझता था, तब मैंने ज्वाइन कर लिया। नहीं सर, अभी तो सर मैं मेच्योर हो चुका हूँ। उस टाइम में सर 11th-12th में इतनी। अच्छा, आपने मेच्योर बोला तो आप बताइए मुझे कि मेच्योर आदमी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सर मेच्योर आदमी में सर रेशनल डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो ऑप्शंस अवेलेबल हो उसमें से अगर बेस्ट चूज कर पाए और फ्यूचर में होने वाले कुछ चैलेंजेस हैं उनका असेसमेंट करके डिसीजन ले, तो मेरे हिसाब से सर वो मेच्योर। ठीक है, आप आरएस बन जाएंगे तो सरकार की योजनाओं की पूरा करना आपके जॉब चार्ट में रहेगा, मतलब उसमें आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, वो करना ही करना है। उसके अलावा आप आरएस बन के ऐसा क्या खास करोगे कि हम आपको बाकी और कैंडिडेट्स के मुकाबले ज्यादा कॉम्पिटेंट माने? सर मैं आईटी सेक्टर से मेरा बिलोंग करता हूँ, तो मैं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको ज़्यादा एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए, किससे लास्ट माइल कनेक्टिव। उसके लिए तो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट भी भर्ती किए हैं सरकार ने। जी सर। वो भी इंजीनियर्स ही होते हैं। बताइए और क्या करेंगे? सर एक तो एक लास्ट माइल तक हम सर्विस की बेटर प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ऐसे कोई इनिशिएटिव आएंगे जिसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिसीजन लेने होंगे, तो मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं उस डिसीजन को लेने में हेजिटेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा। संसद का कार्यकाल 5 साल ही क्यों है? सर हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया है। नहीं, वो तो ठीक है, हमने फॉलो किया, लेकिन 5 साल ही क्यों रखा गया? 4 साल क्यों नहीं रखा गया? 7 साल क्यों नहीं रखा गया? तो शायद सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। 5 साल तक आप उनको टाइम दो, वो कैसा काम करते हैं, कम टाइम में उनका काम का इवेल्यूशन करना भी इतना आसान नहीं और है। ज्यादा टाइम में? ज्यादा टाइम में हो सकता है कि वो ऑटोक्रेटिक वे में बिहेव करने लग जाए, इतना रेस्पॉन्सिबल ना रहे पब्लिक के प्रति। टेक्नोलॉजी और जिस तरह का मटेरियलिज्म हमारी सोसाइटी में बढ़ा है, उसके बाद जो नए सोशल इश्यूज डेवलप हुए हैं हमारी सोसाइटी, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो? हाँ सर, अभी जैसे कि एक तो बिग फैमिली से हम छोटे छोटे फैमिलीज में ट्रांसफर हो रहे हैं, और जो भी फैमिली में मेंबर होते हैं वो ज्यादातर मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है वो शायद कम हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। और जैसे कि फैमिली वैल्यूज बच्चों को सीखने को मिलती थी पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, वो एक तो जॉब दूर करते हैं या फिर घर पे रहते हैं तो भी उतना टाइम नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से जो वैल्यूज, जो एथिक्स डेवलप होने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है, वो एक बड़ा सोशल इश्यू है। ठीक सर। साइबर क्राइम क्या है? सर ऐसे क्राइम्स जो टेक्नोलॉजी को यूज करके, कंप्यूटर को यूज करके, इंटरनेट के थ्रू कमिट किए जाते हैं, उनको साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को लेकर के भारत सरकार के कोई 2-3 बड़े इनिशिएटिव और राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा क्या किया जा रहा है? साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सर एक तो डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी वो है, और एक सर्टेन एक इंस्टीट्यूशन है जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम के रूप में काम करता है। और सर साइबर फ्रॉड होता है तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए एक फ्री नंबर है। अभी कुछ समय पहले बैंक के क्षेत्र में भी मिला कि कुछ समय तक बैंकिंग सेवाएं ठप हो गई थी कुछ समय तक के लिए, तो भारत ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा? सर डेवलप करने में लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज तो एडवांस होती जा रही हैं, तो उनको ग्रैस्प करने में जैसे जैसे टाइम के हिसाब से वो एडजस्ट होता जाएगा सर। क्योंकि भारत के संदर्भ में ऐसा देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या बड़े बड़े जो इस आईटी क्षेत्र में जो डिग्री हासिल की है, वो या तो उनका ब्रेन ड्रेन हो गया, वो अमेरिका, सिलिकॉन वैली, वहां पे जाके काम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी जो कुछ प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो सिविल सेवा में आ रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि इससे प्रतिभा भारत को एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है? सर ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है, क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनको अच्छा करियर लाइफ मिल रहा है, तो इसलिए लोग वहां जाने के लिए थोड़े से इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन सर सिविल सर्विसेज में हार्डली हंड्रेड्स या 200-300 इतने लोग ही आ पाते हैं। बट उसके लिए तैयारी कितने लोग कर रहे हैं? हाँ सर तैयारी करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में तैयारी लेकिन कर सर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स की कमी है, तो मेरे हिसाब से लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं इंजीनियर्स हर साल, ऑलमोस्ट लाख के आसपास ग्रेजुएट होते हैं, तो अगर उनको अपॉर्चुनिटीज मिले उनको। आपको मेरा पूछना यह है कि इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है उसमें क्या लैकुनास आप देखते हैं कि जो आज के हिसाब से जैसे लोग तैयार करने चाहिए थे वो तैयार नहीं हो पा रहे भारत में? सर इंजीनियरिंग का जो करिकुलम है, एक तो काफी पुराना चल रहा है कॉलेजेस में, एक तो उसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, और उसको जैसे कि अभी एआई का टाइम चल रहा है, तो एआई जनरेटेड जॉब्स पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। जॉब ओरिएंटेड अगर स्किल्स प्रोवाइड करें और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे इंस्टीट्यूट, स्कूल्स वगैरह में भी स्टार्ट करें, तो इसको फिल किया जा सकता है इस गैप को। आपने अपनी हॉबी में इंटरनेशनल रिलेशन पर डिस्कस करना लिखा है, तो मुझे बताइए कि भारत और चीन के मध्य जो बाउंड्री एरिया है उसमें डिस्प्यूटेड कहाँ पर है, और जहाँ पर डिस्प्यूट नहीं है वो क्षेत्र कहाँ पर है? सर मेनली चाइना और इंडिया की बॉर्डर को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नॉर्दर्न पार्ट है जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, और उत्तराखंड, हिमाचल बोल सकते हैं। एक जो सेंट्रल पार्ट है जिसमें कि जो सिक्किम वाला पोर्शन है, और एक नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है अरुणाचल का। जो सेंट्रल पार्ट है वो मोर और लेस सेटल्ड है,
नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है उसमें डिस्प्यूट चल रहा है। तो जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट में चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल उसका तिब्बत का ही एक हिस्सा है, तो उस पर अपना पूरा क्लेम करता है। और नॉर्थ ईस्ट में कारगिल में भी अगर ये डिस्प्यूट चल रहा है। अभी देखा गया कि एससीओ की अध्यक्षता भारत को मिली, G20 की भी अध्यक्षता भारत के पास है। एससीओ का जो समिट है वो वर्चुअल हुआ, जबकि भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि उसको फिजिकल करवाते तो उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकल सकते थे। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? सर डेफिनेटली फिजिकल से बेहतर रिजल्ट आते, लेकिन शायद उस टाइम में गवर्नमेंट की भी व्यवस्था थी कि G20 का आयोजन चल रहा है इतने बड़े स्केल पे, और एससीओज में जैसे रसिया कंट्री है उसको अगर यहाँ पे इनवाइट करते तो G20 के भी थोड़ा सा नहीं, रसिया को चलो नहीं करते क्योंकि रसिया वर्चुअली, जैसे ब्रिक्स में भी रसिया ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया, पुतिन ने, तो ऐसे किया जा सकता था। फिर भारत ने उसको वर्चुअल क्यों किया? कोई रीजन देखते हो आप किसके पीछे, रसिया को छोड़ के? सर मेरे हिसाब से तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि G20 पे अभी ज्यादा फोकस हो रहा है, तो हो सकता है कि एससीओ को क्या आपको लगता है कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो तो डिसीजन है वो सर सरकार? ऐसा हो सकता है कि भारत ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि हम पूरी तरह से चाइना और रशिया के ब्लॉक में नहीं है और वेस्ट के खिलाफ नहीं है, तो एक तरह से ये डिसीजन हो सकता है। तो फिर वो तो ब्रिक्स विस्तार में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ब्रिक्स जो विस्तार है, ब्रिक्स को एंटी वेस्ट कहा जा रहा है, तो वहां पर भी भारत को तो बैलेंस करना पड़ेगा। सर वहां पे एक भारत ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है कि आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनकी डिमांड्स को उठा रहे हो, और इंडिया के साथ जो कंट्रीज अभी जो नए इंक्लूड हुए हैं उनके भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं इंडिया के साथ। ठीक सर। क्रिकेट में हाल ही में कुछ सुधार किए गए, कुछ चेंजेस किए गए, क्या क्या थे ये? सर क्रिकेट में मेनली जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो सर इतने स्टार नहीं है, जैसे आईपीएल में हुए हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा प्लेयर ऐड कर दिया गया आईपीएल में, तो वो आप रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं? हाँ रूल्स में सर मेरे को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगस्त महीने में कौन कौन से नेशनल इंपॉर्टेंस के डेज आते हैं? 15 अगस्त है सर, इसमें हमारा इंडिपेंडेंस डे है, और सर 23 अगस्त अभी नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया है। इसके अलावा? इसके अलावा सर ध्यान नहीं। ठीक है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज क्या होते हैं? सर ऐसे रोडवेज जिनको नए सिरे से बनाते हैं, तो एक्सप्रेसवेज 4 लेन 6 लेन, तो उनको हम ग्रीनफील्ड की, मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग नहीं हो, नए सिरे से प्लानिंग करके बनाया जाए तो उनको ग्रीनफील्ड की श्रेणी में। ठीक है, आपका साक्षात्कार हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।